इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इट प्रोपेगेट्स in the form of coupled, क्या होता है? coupled electric and magnetic fields। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल होते हैं। इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब ये है कि मान लो ये कोई वेव है और वो वेव जो है x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। सपोज ये जो वेव है वो x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। सो दिस इज द वेव प्रोपगेटिंग अलोंग x डायरेक्शन। वेव प्रोपगेटिंग अलोंग x डायरेक्शन। एक वेव है जो x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। तो x के परपेंडिकुलर प्लेन को क्या बोलेंगे? yz प्लेन बोलेंगे ना? यस सर। तो yz प्लेन में किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। तो होता क्या है? एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोपगेटिंग इन yz प्लेन। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर doing SHM in yz प्लेन। कैसे? मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसे करके किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड xy प्लेन में है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो y डायरेक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है ऐसे करके प्लेन, इस प्लेन को क्या बोलोगे? इस प्लेन को क्या बोलोगे? xz प्लेन बोलोगे ना? एग्जैक्ट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है इस तरह से। मतलब समझो, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है उस समय मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर है उस मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम पर है। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड में, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पर है, मीन पोजीशन पे है और अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड मीन पोजीशन पे और नेगेटिव में जा रहा है। यहां पर उसी तरह जब ये पहुंचेगा अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। यानी दोनों एक फेज में है, दोनों एक फेज में है। यहां हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स? बताया था वेव में। यस सर। इसका मतलब है दिस इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसकी डायरेक्शन है यहां जे कैप, इसकी डायरेक्शन है यहां जे कैप। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ जे कैप, क्योंकि यहां मैंने जे कैप में दिखाया है। मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी? बी नॉट, जो फेज यहां वही फेज यहां, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक साथ मैक्सिमम एक साथ इन फेज होता है, ये दोनों सेम फेज में होता है, कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता है। ये हो गया के कैप। अब समझो इस बात को, ये जे कैप में और ये के कैप में है। एक्स वाई प्लेन में तो वाईजेड प्लेन में तो होगा ही, बट ये हमने दिखाया है जे कैप, ये दिखाया है के कैप। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है इज अलोंग, किस डायरेक्शन में होता है? अलोंग ई क्रॉस बी। जिस डायरेक्शन में ई क्रॉस बी होता है
उस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है। यानी कि यहां देखो ई किसमें है, जे कैप, ये किसमें है, के कैप। जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप, तो इसीलिए प्लस आई कैप में जा रहा है। अगर ये प्लस होता, यहां ये प्लस होता है, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस आई कैप, तो उस केस में यहां पे माइनस के कैप डालते। क्या हो गया, हाँ माइनस जे कैप भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए जे, ठीक है। दूसरी बात ई नॉट और बी नॉट के एम्पलीट्यूड में एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, ई नॉट इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम में है तो सी क्या होता है, सी होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम में चल रहा तो किसी और मीडियम होगा क्या होगा बताऊंगा। इसकी वैल्यू होती 1/√μ0ε0 और इसकी वैल्यू होगी ω/k भी होगी। ये ω/k दोनों का रेशियो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला होता है ω/k। ये कितना आएगा, ω/k भी होगा। यानी स्पीड की 3 फॉर्मूले हैं, एक 1/μ0 × दूसरा ω/k और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब होता क्या, ये चलता कैसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है, इफ चेंजिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, वो चार्ज की वजह से नहीं होता है। ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पढ़े थे EMI में, 12th के बच्चों को मैंने पढ़ाया था। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसके रिएक्शन पे, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसके रिएक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो ड्यू टू करंट नहीं होता है, एम्पियर लॉ में नहीं लगता है, समझो इसको। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस an electric field. Time varying magnetic field produces an electric field. This electric field is called induced electric field. This is not a electrostatic field. ये हम पढ़े हुए हैं EMI में। उसी तरह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब ये वेरी करेगा तो ये चेंज होगा, ये क्रिएट होगा, जब ये क्रिएट होगा तो ये क्रिएट होगा। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड produces a magnetic field that is called induced magnetic field. क्या बोलेंगे इसको, induced magnetic field। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के समय के साथ एक ही पॉइंट पे टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, उसकी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण चार्ज नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएशन का कारण चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण बिना किसी चार्ज के, वहां कोई चार्ज नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, करंट से करते हैं ना, बायट-सावर्ट लॉ। यहां पे बिना किसी करंट के मौजूदगी के इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका चेंज ये प्रोड्यूस करता है, इसका चेंज ये प्रोड्यूस करता है। प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, बट प्रूफ से तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, नंबर तुमको आएगा इन सब चीज से, प्रूफ तो हम कर देंगे। ठीक है, तो इसको एक बात पहले समझ लो। दूसरी बात, मैंने जब कहा ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है,
मैंने जब कहा ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पहले इसको समझो। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन, और ये जिसका कॉर्नर दिख रहा है ये एक डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन है किसका? वेव के प्रोपगेशन का। इस प्लेन में क्या चलता है? फ्लक्चुएट करता है अप डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें फ्लक्चुएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम समझो इसको। मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये जो पेन दिख रहा है, ये एक्स डायरेक्शन है, यानी तुम्हारी तरफ एक्स डायरेक्शन है। तो ये हो गया वाईजेड प्लेन। ये क्या हो गया? वाईजेड प्लेन। ये पेन तुम्हारी तरफ है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, यानी ये एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाईजेड प्लेन। अब समझो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, E क्रॉस B क्या होगा? तुम्हारी तरफ। यानी अगर ये आई कैप में है, अगर ये समझो, अगर ये जे कैप में है, ये मान लो वाई डायरेक्शन और ये मान लो जेड डायरेक्शन है। ये अगर जे कैप में है तो ये के कैप में है, तो जे क्रॉस के हो गया ई क्रॉस बी, तुम्हारी तरफ आई कैप हुआ ना। दूसरा सेट ऐसा भी बन सकता है, कैसा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है ई डैश, और दूसरे का सेट इस तरह से है, क्या बोलेंगे इसको? बी डैश। तो बताओ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हारी तरफ है? यस सर। तो क्या मैं ये कहूं कि अगर इसका डायरेक्शन है आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। सर आई की जगह के। हाँ सॉरी हाँ के कैप, हाँ के कैप, करेक्ट नहीं, ये होगा आई की जगह होगा जे, आई की जगह होगा जे और इसकी जगह होगा के, ठीक है, जे कैप सही है। ये हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा देखो माइनस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 2, सही है। तो अगर मैं यहां एक इक्वेशन लिख रहा हूं E1 इज इक्वल टू E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैटर नहीं करता है। यहां मैं डाल रहा हूं जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 2। तो क्या मैं बी को लिख सकता हूं, इसका कोरस्पॉन्डिंग B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये जे कैप प्लस के कैप था, ये जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 2 था यूनिट वेक्टर, तो ये हो रहा है माइनस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 2, सही है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है, ओरिजिन तो ये है, ऐसा भी तो हो सकता है, ओरिजिन तो ये है, ये जो होल है ओरिजिन ये है, बट हो सकता है कि वेव ऐसे चल रहा हो, इस तरह नहीं हो, ऐसे हो, 3 डायमेंशन में हो सकता है ना। तो उस केस में क्या होगा? जरा समझने की कोशिश करते हैं। उस केस में क्या होगा? ये 3 डायमेंशन में होगा तो वेव किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये बदलेगा, ये और ये बदलेगा। कैसे करेंगे देखो, यहां कोई डाउट है किसी को? सर एक चीज पूछनी है। पूछो। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर टाइम वेरिएटिंग बनता है तो ग्राफ में मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है क्या उसका? वैसा बता। एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्लक्चुएट होता है। कैसे फ्लक्चुएट होता है बता रहा हूं, देखो मैं बता रहा हूं कैसे होता है। हाँ सर, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी टाइम के साथ वेरी करेगी? हाँ दोनों वही लिखा है ना, टाइम के तो साथ। फिर वो भी कर सकती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ वही तो कर रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके कारण आ रहा है, ये इसको जन्म दे रहा है, ये इसको जन्म दे रहा है। दोनों एक दूसरे से बन भी रहा है, एक दूसरे क्रिएट भी कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बन भी रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण और बना भी रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। देखो हम जब मैक्सवेल्स इक्वेशन देखेंगे तो बताएंगे ये कैसे होता है। देखो तुमने पढ़ा होगा पोलराइजेशन, अभी तो पोलराइजेशन हमने नहीं पढ़ा है, सिलेबस से भी हटा दिया है, बट पोलराइजेशन का काम पड़ता है, किसमें पड़ता है? आइसोमेरिज्म में।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में इसका काम पड़ता है। होता क्या है, मान लो मेरे पास, हम एक सिंपल सी बात करते हैं, मान लो मेरे पास एक रस्सी है, मान लो मेरे पास एक रस्सी है, एक तनी हुई डोर है, मेरे पास एक रस्सी है या एक इस टाइप से एक स्प्रिंग है। मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं तो ये एक वेव क्रिएट होता है, ठीक है ना। फिर मैं इसको ऐसे करता हूं तो इस तरह से एक वेव क्रिएट होती है। फिर मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं 45 डिग्री पे। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत लंबा है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक बार हाथ ऊपर नीचे किया, एक बार लेफ्ट राइट किया, एक बार 45 पे किया, एक बार 30 पे किया, अलग अलग डायरेक्शन में कर रहा हूं। तो क्या होगा, उस केस में मेरा पल्स इस तरह से जनरेट होगा। एक पल्स ऐसा होगा, दूसरा पल्स ऐसा होगा, तीसरा पल्स कुछ ऐसा होगा, चौथा पल्स उसके पीछे कुछ क्या होगा, इस टाइप से होगा। एक हो गया इस प्लेन में, एक हो गया इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक हो गया मान लेते हैं कि इसके साथ, इस प्लेन के साथ ऐसे 45 डिग्री पे। बहुत सारा चीज पॉसिबल हो सकता है। इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्यों बोलेंगे, इसकी वाइब्रेशन वाई एक्सिस में है, इसकी जेड में है। मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है तो सब परपेंडिकुलर ही। ये जो है इस प्लेन के साथ 30 डिग्री पर है, ये इस प्लेन के साथ 45 डिग्री पर है। समझ रहे हो, इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड वेव। अब अगर हम इस सारे को क्या करें, हम इस सारे को क्या करें, एक चेयर लें और इस चेयर का जो इस तरह से होता है, या हम क्या करें, इसको दो कार्डबोर्ड के बीच से, दो कार्डबोर्ड के बीच को पास करा दें तो क्या होगा। दो कार्डबोर्ड ले लें, रस्सी उसमें से पास हो रही है, दो कार्डबोर्ड है उनके बीच में इस तरह से। अब क्या होगा, जो इस तरह का, जो इस शेप का पल्स, जो इस शेप का पल्स निकलेगा वो इसको सीधे पार कर जाएगा ना। लेकिन जो इस तरह से होगा, देखो जो इसके डायरेक्शन में पल्स है ये तो इसको पार कर जाएगा क्योंकि इसको ये रोकने वाला कोई नहीं है। बट ये जो पल्स है ये तो रुक जाएगा ना। तो अब जब निकलेगा उधर तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा पास कर जाएगा, ये पूरा का पूरा रुक जाएगा। इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में रुक जाएगा और एक कंपोनेंट थोड़ा छोटा होकर इस डायरेक्शन में पास कर जाएगा। समझ रहे हो ना, हम बोलेंगे पोलराइज लाइट मिल रहा है। तो जब लाइट एमिट होता है किसी कैंडल से या किसी बल्ब से, जब लाइट एमिट होता है, कैसे एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट करते हैं और लाइट भेजते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जनरली लाइट आता है वो इस टाइप से होता है। ये मान लो एक लाइट है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, मतलब एक वेव आ रहा है कि रे आ रही है, एक पूरा मतलब लाइट का वेव की रे, रे आ रही है, एक रे आ रही है, ठीक है, एक रे आ रही है। तो इसमें क्या होता है समझो, बहुत सारे सोर्सेस से एमिट किया। हम पहले एक की बात करते हैं, तुम्हारी तरफ आ रहा है, याद रखना तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। किसी टाइम t इक्वल टू, ये अपने मैक्सिमम पे, ये अपने मैक्सिमम पे है। क्या दोनों का ई क्रॉस भी तुम्हारी तरफ है। दूसरे थोड़े टाइम बाद ये हो जाएगा E0/2 क्योंकि ये SHM कर रहा है, ये हो जाएगा B0/2 क्योंकि दोनों की फेज सेम है। याद रखना, इसकी अगर साइन 30 डिग्री, इसकी भी साइन 30 डिग्री है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगले मोमेंट दोनों गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, दोनों अपने मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। एग्रीड। उसके नेक्स्ट मोमेंट ये तुमको दिखाई देगा इधर -E0/2 और ये दिखाई देगा उल्टा -B0/2। उसके ठीक मोमेंट के बाद तुमको ये दिखाई देगा -E0, ये दिखाई देगा -B0। समझ रहे हो। तो ये SHM कर रहा है इस पे, ये SHM कर रहा है इस पे। तो ये इतना, थोड़ा सा ये छोटा हुआ, दोनों इसको क्रॉस किया तो इस तरह हो रहा है। देखो ये मोशन कुछ इस टाइप से हो रहा है, ऐसे ऐसे, और क्या बोलेंगे, ये इस तरह से कर रहा है, ये इस तरह से कर रहा है, लेकिन दोनों कपल्ड हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब ये तो एक पर्टिकुलर डी एक्साइटेशन का था, एक पर्टिकुलर सोर्स ने एक पर्टिकुलर डी एक्साइटेशन में ये वेव भेजा। दूसरा सोर्स जब डी एक्साइट किया
तो उसको पहले से कोई मतलब नहीं है, वो इस तरह भेजेगा। कैसे भेजेगा? वो कहेगा कि उसको उसका ई नॉट इधर होगा, उसका बी नॉट इधर होगा। समझ गए? इसका ई नॉट इधर, इसका बी नॉट इधर, दोनों का भी वही चीज है, वही चीज यहां भी होगा, इन दोनों सेट के लिए यही चीज होगा। लेकिन दोनों तीसरे का यहां होगा, तीसरे का यहां होगा। देखो तीसरे का हो सकता है यहां पर हो, समझ रहे हो? तीसरा मतलब क्या? तीसरा मतलब कि जो मेरे पास लाइट आ रहा है उसमें एक फोटोन तो नहीं होता, बहुत सारा फोटोन है ना। हर एक फोटोन का अलग होगा। हाँ अलग अलग होगा, वो पूरा तुम्हारे पास जो आ रहा है लाइट ना, वो पूरा एक मिक्सचर आ रहा है तुम्हारा। सोर्स एक ही है कि अलग अलग है? क्या हो गया? सोर्स जो लाइट का से आ रहा है, सोर्स एक ही है। तो एक डाउट है, पूछो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड साइन का फंक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉस का फंक्शन हो सकती है कि नहीं? नहीं दोनों में फेज डिफरेंस नहीं होगा सर? नहीं, ओके सर, ठीक। यस सर। ये दोनों एक सेट है, ये दोनों एक सेट है, ये दोनों देखो सबका ई क्रॉस बी तुम्हारी तरफ है, यस सर। ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी सब तुम्हारी तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और ये दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। ठीक, अब इसको हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्यों बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है। इनफैक्ट अगर एक जनरल लाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर ये जनरल लाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। समझ रहे हो? हाँ सर। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जब इसी में जब तुम इसको एक ऐसे चीज से पास कर दो, वो क्या चीज होती है वो बाद में बताएंगे। इसको अगर हम किसी ऐसे चीज से पास कर दें कि जितनी भी डिस्टरबेंसेस, अगर हम इसको कुछ ऐसे चीज से पास कर दें कि जितने भी डिस्टरबेंस इस लाइन के पैरेलल हैं वो सब पास कर जाएं, जो भी इसके परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाए? ब्लॉक कर दें, और जो भी इसके इस पे है एंगल पे उसका एक कंपोनेंट निकल जाए। तो जब ये इससे बाहर निकलेगा तो सारे ऑसिलेशन इसके पैरेलल रहेंगे। हाँ सर। उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की खासियत क्या होगी बताओ? अगर ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, जो तुम्हारी तरफ डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है। तो अगर हम इसको इसके पैरेलल अगर निकाल दें तो सारा का सारा वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगा ना। हाँ सर। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। यस सर। ये तुम के कैप लिखते हो ना, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इक्वेशन है। एक ऐसा लाइट जिसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में है, एक ऐसा लाइट जिसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में है, और उसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जेड डायरेक्शन है। इसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन प्लेन ऑफ, क्योंकि के कैप में है, सारा फ्लक्चुएशन के कैप में है, समझ रहे हो ना? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, हाँ। सर जो जैसे कि अनपोलराइज्ड लाइट पास हो रही है, जो तो उसके बीच में से जब वो प्लेन होती है, प्लेन पोलराइज होती है, ठीक है। तो क्या चेंजेस दिखते हैं उसमें? मतलब फोटोन तो पास हो जाते हैं, लेकिन वो फील्ड रुक गई तो क्या होगा उससे? कुछ डिफरेंस आता है या फिर क्या होता है? देखो पोलराइजेशन अगर तुम देखोगे, इनफैक्ट ह्यूमन आई जो है, यू कैनॉट डिफरेंशिएट इन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। ये डिफरेंशिएट बीज कर लेते हैं, हनी बीज जो होते हैं वो कर लेते हैं, उसमें देखो तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, तुम अगर अनपोलराइज को पोलराइज कर रहे हो तब तुम डिफरेंस पता कर सकते हो। कैसे? अगर इस अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई थी टोटल, तो इसकी इंटेंसिटी I/2 आती है। क्यों आती है? बाय सिमेट्री, हर डायरेक्शन जो है सिमेट्रिकल ना है, हाँ सर।
बाय सिमेट्री 50% ऑफ जो है पावर को तुमने ब्लॉक कर दिया ना। तो पावर मतलब फोटोन तो पास हो गए, तो पावर ब्लॉक हुआ, ये क्या देख के बता रहे नहीं, ये कहां पास हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हुई इसलिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हुई, ये पास हो गई, ये पास हो गई, ये पास नहीं हुई। और जो ये 45 डिग्री पे था उसका 1/√2 कंपोनेंट पास हो गया, 1/√2 कंपोनेंट ब्लॉक हो गया। हाँ सर। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई है अनपोलराइज लाइट की, पोलराइजेशन के बाद कितनी बचती है? I/2। और अगर तुम अब क्या करो, इसके बाद तुमने इस तरह से इसको पोलराइज किया था, सोचो तुमने इसको इस तरह से पोलराइज किया था, ठीक है। मैं अगर इसको अनपोलराइज लाइट इसके ऊपर गिर रहा है और पोलराइज निकल रहा है, मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा? इंटेंसिटी सेम रहेगी ना? इंटेंसिटी सेम रहेगी, लेकिन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन घूमेगा, यही ना। हाँ सर। तो अगर तुम इसको घुमा रहे हो, पोलराइजर को घुमा रहे हो और तुम्हारी इंटेंसिटी नहीं बदल रही है, इसका मतलब ये अनपोलराइज गिर रहा था। एग्रीड? हाँ। लेकिन अगर ये गिर रहा है और ये गिर रहा है, तो जब घुमाओगे तो इंटेंसिटी बदलेगी नहीं, यहां कितनी हो जाएगी? जीरो ना, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी। तो अगर तुम्हारे पोलराइजर को घुमाने से इंटेंसिटी घट रही है या चेंज हो रही है, इसका मतलब वो पोलराइज लाइट है। हाँ। वो सब बताएंगे जब पोलराइजेशन बताएंगे तब। हाँ, ये समझाना कि लाइट ब्लॉक कैसे हो रही है कुछ वाली। और ये उसके लिए पूरा पोलराइजर का वो बताना पड़ेगा। एक सिंपल तरीका बता रहा हूं पहले, बाद में बताऊंगा कैसे इसको ब्लॉक करते हैं। ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे गिरेगा तो क्या होगा? वो चार्ज को मूव कराएगा, हाँ सर। कराएगा ना। यस सर। तो दुनिया का जो पहला पोलराइजर बना था वो कैसे बना था बता रहा हूं। दुनिया का पहला पोलराइजर जब बना था तो क्या हुआ था? क्या कहा? देखो। सर ये जो पोलराइज लाइट है, हाँ, सर अपन इसको बी के मतलब मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ना डिफाइन करते हैं। नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। ओके सर। कभी भी प्लेनर पोलराइजेशन को हम कोई भी चीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके ही करते हैं। क्यों 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 मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लेते हैं? बताए थे क्लास में, बताए थे, भूल गए तुम लोग। इसके दो कारण है। पहला, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड गिराओगे तो क्या होगा? चलेगा वो? कुछ नहीं होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको मूव कराएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कारण ही कोई डिटेक्टर क्या करता है, हमारा कान क्या करता है, वो किसी न कहीं के लाइट या हमारा आईज पे जब लाइट गिरता है तो कहीं ना कहीं कुछ चार्जेस मूव करते हैं, तभी ब्रेन को सिग्नल जाता है ना। हाँ सर। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही रेस्ट चार्ज को मूव करा सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिटेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट नहीं होता है डायरेक्टली। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है। क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁸ टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर 1 टेस्ला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम है। समझ रहे हो ना? यस सर। तो इतना बड़ा वैल्यू फील्ड का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है, उसको मेजर करना आसान होता है। मैग्नेटिक फील्ड इतना छोटा होता है, उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यस सर। अब समझो इसको। क्या बता रहे थे, क्या पूछे थे तुम लोग कि क्या? हाँ, पहली बार कैसे बना था? पोलराइजर के ये उड लिया गया 2 ठो, ये 2 उड लिया गया। उड के 2 खंभे थे, इसमें तार लगाया गया ऐसे करके। कौन से वायर? ये कॉपर वायर से, ये कॉपर वायर्स। काय के खंभे? ये उड है, उड का फ्रेम है, वुडन फ्रेम में, इसमें कॉपर वायर लगाए गए। और अब क्या किया गया, इसके ऊपर लाइट गिराया गया ऐसे करके। अब इसके ऊपर क्या किया आपने? लाइट गिराया, अनपोलराइज लाइट गिराया। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे हो ना? यस सर। तो होगा क्या, जब ये पहुंचेगा लाइट यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चार्ज जब फ्लक्चुएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने की कोशिश करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर, खींचेगा इधर,
अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींचेगा, और अगर फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, खींचेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, अगले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, रुक जाएगा, फिर उसको करेगा एक्सेलरेट, फिर टकराएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये फील्ड तो गया, ये जो फील्ड दिख रहा है ये तो काम आ गया ना हीट प्रोड्यूस करने में, ये तो वर्क डन में खत्म हो गया। बट तुम अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना चाहते हो, ऊपर तो कंडक्टिंग पाथ नहीं है ना, नहीं है सर। तो वो तो काम नहीं कर पाएगा। तो यहां से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, समझ रहे हो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हीट बन जाएगा। इस वायर के परपेंडिकुलर फील्ड निकल जाता है, वायर के अलोंग का फील्ड यहीं पे यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। सर इसमें जो डिफरेंट एंगल्स में वो तो निकल जाएंगे ना। अरे भाई यहाँ पे अगर किसी और एंगल पे है, ये कंडक्टिंग पाथ है, ये कंडक्टिंग पाथ है, और मैं यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दे रहा हूँ, ये चार्ज है, इसमें 2 फोर्स लगेगा ना, क्या हुआ। सर किसी का ब्रेक चल रही है माइक पर। यस सर, यहाँ का माइक चालू। तो देखो अगर हम यहाँ फील्ड लगा रहे हैं, ये मान लो एक ट्यूब है, एक किसी पाइप में एक चार्ज है, और हम इसको यहाँ से फोर्स दे रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगेगा क्यू, इसका 2 कंपोनेंट होगा ना, क्या क्या होगा, क्यू ई साइन थीटा और क्यू ई कॉस थीटा होगा ना। यस सर। ये तो चलेगा ना, बट ये तो नहीं चल पाएगा, यस सर। तो ये तो पास कर जाएगा ना, ई साइन थीटा तो पास कर जाएगा ना, ये तो यूज हुआ नहीं। यस सर। यस। तो पहला पोलराइज, और हर पोलराइजर के बीच पीछे का कंसेप्ट यही होता है। ये बात और है कि वायर से नहीं बनाते हैं, अब कंडक्टिंग पॉलीमर से बनाते हैं। अगर मोनोमर कंडक्टिंग हो, उसमें आयोडीन का आयन हो, मोनोमर अगर कंडक्टिंग हो, तो आप उसको बना सकते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर का। पोलराइड बाजार में मिलता है, उसको हम बताएंगे बाद में, अभी नहीं। ये मेरा टॉपिक ही पोलराइजेशन नहीं है, माई टॉपिक इटसेल्फ इज नॉट पोलराइजेशन। जिस दिन पोलराइजेशन होगा उस दिन पोलराइजेशन की बात हम कुछ ज्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये समझिए कि अब मुझे ये बताओ, इसके पहले कि मैं और ज्यादा ये सब बताऊं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कहीं पर होता है तो वहां एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर, करेक्ट। सो देखो, अगर कोई वेव है, अगर किसी वेव की इक्वेशन मान लेते हैं इस टाइप से है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, और B इज इक्वल टू है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मान लो ये जे कैप है और ये मान लो के कैप है। इमेजिन वन ऑफ द केसेस, देयर आर मेनी केसेस, इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, याद रखना। इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकते हैं। इस एक्स वाई प्लेन में हर 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर आएगा, ठीक है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं एनर्जी डेंसिटी यानी इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है ड्यू टू बी होता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सही होता है। यस सर। और यू बी होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, सही है। यस सर। क्या ये दोनों सेम है, सेम आएगा। यस सर। सेम है सर। किसी भी पॉइंट पे हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं यू टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। आप देख सकते हैं ये और ये सेम आ रहा है, क्यों आएगा सेम, सी को पुट कर दोगे तो आएगा। अगर हम दोनों का इक्वेट कर दें,
कर दें, या हम जानना चाहते हैं दोनों की रेशियो क्या है. लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू. अगर हम इन दोनों का रेशियो जानना चाहते हैं, UE by UB, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ से हाफ कट गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर बाय B स्क्वायर इंटू म्यू नॉट. सही है ना. E by B होता है C, E by B होता है C स्क्वायर इंटू 1 बाय ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 1 बाय C स्क्वायर. सही है ना. ठीक. यस इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे जितनी भी एनर्जी है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दिस एनर्जी. ये दोनों एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. किसी टाइम पर एनर्जी है टोटल 10 जूल, इसमें तो 5 जूल किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, और 5 जूल है मैग्नेटिक फॉर्म में. किसी नेक्स्ट टाइम पे एनर्जी घट गई, टोटल रह गई 6 जूल, तो वो 6 जूल में 3 जूल या 3 जूल जो भी वैल्यू होगा. अब इसकी वैल्यू हम अगर फंक्शन में निकालें तो क्या आएगा बताओ. इसकी वैल्यू अगर हम फंक्शन में निकालें टोटल की वैल्यू, तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, मतलब दिस E स्क्वायर साइन स्क्वायर समथिंग, E नॉट स्क्वायर, सॉरी E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर दिस, प्लस हाफ 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर का मतलब है B नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर दिस. सही है. अब तुम जानते हो इसकी वैल्यू चेंज होगी. जिस समय साइन 0 होगा उसमें दोनों वैल्यू 0 होगा, साथ में होगा ना. और जिस समय इसकी वैल्यू 1 होगी दोनों वैल्यू साथ में मैक्सिमम होगा. तो एनर्जी जो है, एनर्जी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कंजर्व नहीं है. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन जब भी जो वैल्यू है टोटल की इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाफ एंड हाफ है. गेटिंग ना. वेव्स जैसा ना सर, क्या चीज. वेव्स जैसा ना. हाँ, वेव जैसा, Normal waves. बिल्कुल बिल्कुल. कॉमन वेव्स जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब समझो इसको. अगर तुमसे मैं ये पूछता हूं व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, एवरेज वैल्यू इसकी कितनी, ये बताओ. यू टोटल का एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल में, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है 1/2. 1/2. हालांकि दोनों इक्वल आएगा, ये और ये इक्वल है. इसका मतलब है U टोटल की वैल्यू एवरेज पूरे साइकिल में कितनी हो जाएगी, इसका डबल, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर होगा. Yes, sir. दिस एंड दिस आर इक्वल, सो दिस प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, या इसको लिख सकते हो B नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट. देखो ये और ये इक्वल है, तो यानी कि दोनों का सम इसका डबल है या इसका डबल है. हाँ सर. ये एनर्जी स्टोर्ड होता है. ठीक, इसको याद रखना. एनर्जी स्टोर्ड इन 1 साइकिल. 1 साइकिल मतलब क्या हुआ, 1 साइकिल मतलब क्या हुआ, 1 टाइम पीरियड, कंप्लीट टाइम पीरियड, या 1 कंप्लीट वेवलेंथ. सही है ना. ये एक साइकिल में टोटल एनर्जी स्टोर्ड होता है. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है. एग्रीड. Yes, sir. यस सर. ठीक, इसको याद रखना, सबको सबसे न्यूमेरिकल रहता है. नाउ अब हम ये बोल रहे हैं, हम इसको दूसरे तरह से बोलना चाह रहे हैं. किस तरह से वो मैं बता रहा हूं. सर, हाँ तो इसमें एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम है, हाँ उससे वॉल्यूम में कोई डिफरेंस आएगा, मतलब बता रहा हूँ volume बता का रहा हूँ कुछ- बता रहा हूँ. मान लो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, एक जगह लाइट है. पहले मैं इसको पहले लिख देता हूं, पहले मैं इसको बता देता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. व्हाट इज, मैं बता रहा हूं इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है. ये होता है एनर्जी पर यूनिट नॉर्मल एरिया, यानी परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम. सही है ना. Yes, sir. इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू था हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर. एवरेज स्टोर ये क्या था,
एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यही ना। यस सर। एक साइकिल का ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम अगर कर दे कितना होगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा इनटू डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगा ना इंटेंसिटी। इसको लिख रहे हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डीएल या लेंथ, कोई भी लेंथ ले लो, 1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टाइम। एग्रीड? यस सर। एरिया से एरिया कट गया, कितना आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और एल बाय टी है सी स्पीड ऑफ लाइट। यस। तो ये हो गया तुम्हारा, तुम इसको ये भी लिख सकते हो, ये है इंटेंसिटी, तुम इसको ये भी लिख सकते हो बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सी, लिख सकते हो ना। यस सर। ये है एवरेज इंटेंसिटी। अब समझो इसको हम दूसरे तरह से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, सी को क्या लिखते हैं 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यस सर। इसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से ई नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है? यस सर। हाँ सही। ये क्या है? ई आरएमएस है। यस सर। अब समझना इसको, आरएमएस की वैल्यू है इसकी। अच्छा यहां सी वाला टर्म नहीं दिए हैं, तो एक काम करते हैं, चलो सी भी यहां डाल देते हैं। हाँ सी तो दिए थे ना, हाँ दिए तो थे, ठीक है। हाँ ई आरएमएस स्क्वायर बाय ये कुछ दिख रहा है, एग्रीड ना? यस। ये जो चीज है ये डायमेंशनली कैसा होगा? डायमेंशनली कैसा होगा ये बताओ, ये डायमेंशनली कैसा होगा? क्या ये रेजिस्टेंस होगा? ओम में होगा, हाँ सर। आपने लास्ट क्लास में बताया ये ओम में होगा। इसकी वैल्यू आती है 167। ये म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट जो है अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है, फिक्स्ड वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड, और वो वैल्यू होती है 377 ओम। सर आपने लास्ट क्लास में 167 बताया था। याद नहीं था, आज सही बता रहा हूं। ये जो टॉपिक पढ़ाता कौन है, भूल जाते हैं सब कुछ, मतलब कुछ था, ये तो मैंने वहां भी उल्टा बताया था, इसीलिए मैंने उसका रिकॉर्डिंग नहीं दिया था। हाँ सर। मैं कुछ गलत बोलता हूँ उसका रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, उसको काट देता हूँ। 377 ओम, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। इसको याद है, इसका डायमेंशन अगर पूछेगा, इसका डायमेंशन अगर पूछेगा तो पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक चीज। चलो अब हाँ सर ये जो वो क्रॉस सेक्शन एरिया बोला, हाँ। वो कौन सा मानना है? मतलब कौन सा वेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है इस तरह से। नहीं विजुअलाइज करें तो कौन सा, मतलब ये जो ये तो लाइट पूरा चल रहा है ना, ये तो लाइट का एक बीम आ रहा है तुम्हारे पास, उसमें से जा रहा है। अच्छा ओके। तो इसको मानते हैं। इसके अंदर कितनी वो ट्रैप्ड है, एनर्जी ट्रैप्ड, ठीक है? तुम्हारा ये निकल गया। अब देखो, अब बिफोर आई कम टू डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एक चीज और बता देते हैं। एक क्वांटिटी होता है, एक क्वांटिटी होता है, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन उसको हम बोल सकते हैं इस तरह से। देखो
एक टर्म होता है उसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, बिकॉज वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा हम नहीं चाहते हैं हमारे इससे बाहर का हो। तो देखो POYNTING पॉइंटिंग वेक्टर, इसको S से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। और हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग वेक्टर S एंड, या कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग वेक्टर S, और S का जो यूनिट होता है, S का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये जो है आता है वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, या इसको ये कह सकते हैं S का जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड, दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी, ठीक है। इसको एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S का मॉड किसके इक्वल होगा बताओ? क्या हम S के मॉड को लिख सकते हैं, क्या हम S के मॉड को लिख सकते हैं कि E इंटू, इन दोनों में एंगल क्या है 90 ना, सर म्यू ये है परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या है? कहा म्यू नॉट, यहां ना हाँ, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यहां भी ये इसको डाल दो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, अगर वैक्यूम में हो रहा है तो, एग्रीड। यस सर। ये हो जाएगा देखो E इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, E बाई सी, हाँ सर। ठीक है, E बाई सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम ये इसको लिख सकते हैं इस तरह से, E स्क्वायर बाय सी म्यू नॉट, सर ई नॉट आना चाहिए ना, ई नॉट इंटू बी नॉट। हाँ E नॉट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, E नॉट स्क्वायर बाय सी म्यू नॉट, या अगर तुम यहां पे C को लिख दो 1 बाय C को क्या लिख देंगे, रूट टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, हाँ, और C को लिख देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा C स्क्वायर बाय, ठीक है, E नॉट इंटू C नॉट बाय B नॉट, ठीक है, B नॉट हो गया इतना बाय C, E नॉट स्क्वायर बाय C टाइम्स ऑफ, ऊपर एक सी से नीचे एक सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अच्छा, ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दें, ये बोल रहे हो, यस सर। ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, सर वो 1 बाय एप्सिलॉन, E नॉट स्क्वायर बाय C बाय, 1 बाय एप्सिलॉन, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C इंटू म्यू नॉट हो जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट होगा ना। इसको लिखोगे C स्क्वायर को 1 बाय C स्क्वायर को लिखोगे म्यू नॉट इंटू, हाँ एप्सिलॉन नॉट, सही है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंटिंग वेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, एग्रीड। पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है, नहीं समझ रहा। हाँ सर। पॉइंटिंग वेक्टर तुम्हारे इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, पॉइंटिंग वेक्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए सिर्फ फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। मतलब पूछेगा भी तो सर कैसे ऐसा? पूछेगा पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ओके सर। ठीक। अब देखो ये सब तो बता दिए, अब ये बिफोर आई कम टू कि आपको हम, अब ये समझो, मैंने ये मॉडर्न फिजिक्स तुम लोग पहले से बताया हुआ है कि जब भी कोई लाइट चलता है तो EM वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, यही ना, एनर्जी एंड मोमेंटम विद इट। तो अगर हम ये कहें कि हाँ, ये मान लो एक ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है मतलब ब्लैक सरफेस है, इसके ऊपर एक वेव गिर रहा है और ये इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है,
तो उस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, वो कैसे निकालेंगे, सो बताओ। तो वो W/C होता है ना। हाँ, तो मोमेंटम होता है, याद रखना, मोमेंटम होता है एनर्जी बाय सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है पावर बाय सी, इसको फोर्स बोल सकते हो। प्रेशर होता है इंटेंसिटी बाय सी, कि जब पावर को डिवाइड करोगे फोर्स बाय एरिया, यही ना, हाँ सर। इंटेंसिटी बाय सी। तो अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो 1 टाइम लोगे, अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको डबल कर दोगे। क्यों? अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है समझो, यानी एक मोमेंटम था और ये अब कितना हो गया मोमेंटम, 0। और अगर ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, अगर ये 100% रिफ्लेक्टिंग है तो इन सारे टर्म को डबल कर दोगे, क्योंकि पहले मोमेंटम राइट थी, अब वही मोमेंटम लेफ्ट है, तो चेंज मोमेंटम क्या, यहां का कंपेयर में डबल ना है, तो डाल दोगे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा डेरिवेशन पे आ रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसको मैं एक बार बस बता देता हूं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। याद रखना, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर वैक्यूम में है तो उनकी स्पीड सेम होगी। फर्क क्या होता है, सबसे पहले होता है, अगर मैं इंक्रीजिंग एनर्जी में देखूं, एनर्जी का अगर मैं इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखूं, तो सबसे पहले जो है होता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव सबसे पहले होता है, सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की होती है, एग्रीड। फिर होता है माइक्रोवेव्स, फिर होता है इंफ्रारेड, फिर होता है विजिबल, फिर होता है अल्ट्रावायलेट, फिर होता है एक्स रेज, और तब होता है गामा रेज। ठीक, ये तो याद कर ही सकते हो। इंफ्रा विजुअल ये तो पता ही है, उसके ऊपर एक्स और ये यहां रेडियो और माइक्रो। ठीक है, इन सब की स्पीड वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम होती है। तो फर्क देखो, जनरली जब वेव नेचर में, पार्टिकल नेचर में जब एनर्जी का फर्क होता है तो स्पीड का फर्क होता है। 2 बॉल के बीच में अगर 2 बॉल के बीच में अगर एनर्जी का फर्क यानी उनकी स्पीड का फर्क है, ठीक है ना। वेव में स्पीड का फर्क नहीं है, फ्रीक्वेंसी का फर्क है, लैम्डा का फर्क है, स्पीड सबकी सेम आती है। एक बात और बता देता हूं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? तुमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? 3 × 10⁸ हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C की वैल्यू है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। किसमें होती है ये? वैक्यूम में। ठीक है, स्पीड इन एनी अदर मीडियम, किसी और मीडियम में स्पीड क्या होगी? 1/√of रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू μ0 इंटू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां ये क्या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस है, समझ रहे हो ना। और ये भी डायमेंशनलेस है, नंबर 1। ठीक, अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दिया है, किसी क्वेश्चन लिखा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी ये वैल्यू कितनी है? 1। अगर नॉन मैग्नेटिक है, अगर नॉन मैग्नेटिक किसी क्वेश्चन में लिखा है तो इसका मतलब है μr की वैल्यू 1। और अगर लिखा है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम है, मतलब क्या बोलेंगे उसको? परफेक्टली इंसुलेटर है, परफेक्ट इंसुलेटर है, तो म्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मतलब पोलर मॉलिक्यूल भी नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल भी नहीं है, वो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल भी नहीं है,
तो ई आर की वैल्यू 1 होती है। तो इसको क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो C डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी, लिख सकते हो। यस सर। बट तुम जानते हो स्पीड क्या होती है? 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ये क्या होती है? C बाय, जो क्या बोलेगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे। हाँ सर। सर ये आपका सेकंड स्टेप समझ नहीं आया, ये उसके बाद वाला। ये यस सर। अरे ये इसमें से इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, अच्छा सॉरी सर, यस सर। C बाय दिस। बट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन सेपरेट मीडियम क्या होता है? C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। हाँ सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है म्यू आर इंटू ई आर। एग्रीड? अग्री सर। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ग्लास मान लो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, तो बताओ उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? निकाल लोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। एग्रीड? यस सर। अगर मैं तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा हूं, या मैं तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम दे रहा हूं, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर तुमको मैं स्पीड ऑफ लाइट दे रहा हूं, तो तुम उससे n निकाल सकते हो। हाँ सर। और उसके बाद मैं तुमको दे रहा हूं ये नॉन मैग्नेटिक है, या इसकी मैग्नेटिक परमिटिविटी 2 है, तो बताओ उसकी इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? तो निकाल सकते हो। यस। ठीक है, अब देखो, अब हम आ रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट करंट पे। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। तो अब आप देखिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बता देता हूं, इसमें पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, गिव सम एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड, विजुअल, माइक्रो, एक्सरे, गामा रे, पूछता है। 3 एप्लीकेशन दुनिया में सब कुछ के होते हैं, 3 एप्लीकेशन दुनिया में सब कुछ के होते हैं। कौन कौन सा? मेडिकल, पहला मेडिकल सबका होता है, समझ रहे हो? यस सर। कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, चाहे केमोथेरेपी होता है, चाहे उसके बाद एक्सरे होता है, उसको तो पता ही है एक्सरे क्या होता है। मेडिकल में सबका यूज है, पहला। दूसरा मिलिट्री में सबका यूज होता है। तो जब तुम एनसीईआरटी की बुक जो है पढ़ोगे, कोई भी बुक, उसमें 10-10, 5-5 लिखे होते हैं, उसमें 3 कॉमन होते हैं, मिलिट्री, मेडिकल और रिसर्च। याद रहेगा? मिलिट्री, मेडिकल और रिसर्च। और जनरली ज्यादा एप्लीकेशन पूछता नहीं है, बाकी तो बनाना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं, अब हम आ रहे हैं मैक्सवेल ने कैसे, मैक्सवेल्स की इक्वेशन क्या थी और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या थी। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने डेरिवेशन पे और कुछ थ्योरीज पे। हालांकि इस बार सीबीएसई ने लिख दिया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। सीबीएसई ने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिलीट कर दिया है, बट फिर भी कुछ और बोर्ड ने नहीं किया, वो कुछ तो क्वेश्चन जो है पूछेगा तो हम उसको कर लेंगे। देखो, हमने एम्पियर लॉ पढ़ा था। एम्पियर्स लॉ क्या था, याद करते हैं। एम्पियर्स लॉ था कि अगर यहां पर एक करंट है, सो इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई करंट है, और हमने यहां एक इमेजिनरी एक लूप बना लिया। क्या बना लिया? लूप बना लिया। ठीक है, हमने यहां पर एक इमेजिनरी लूप बना लिया। ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट वायर है, ठीक है ना। यस सर। तो हमने एक इमेजिनरी लूप बना लिया, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। इसको क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। तो उसने क्या कहा था भाई, ये एक फील्ड क्रिएट करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। यस सर। ये अपने पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप डॉट प्रोडक्ट इस पूरे पाथ पे लेंगे, अगर आप लेंगे इंटीग्रल ऑफ
बी डॉट डीएल कहां लेंगे? ओवर द एंटायर एम्पीरियल लूप। कितना निकलता है ये? म्यू नॉट इंटू आई, यही ना हाँ सर। जो करंट पास हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूं, मैं कैपेसिटर ले रहा हूं और मैं इसको चार्ज कर रहा हूं, एक रेजिस्टेंस के थ्रू मैं इसको चार्ज कर रहा हूं। ये मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और मैं इसको जो है चार्ज कर रहा हूं, इस तरह से मैं इसको चार्ज कर रहा हूं। ठीक, इसकी चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग इज गोइंग ऑन, कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड। गेटिंग चार्ज्ड, ठीक है, कैपेसिटर गेटिंग चार्ज। तो मैं क्या देखता हूं कि मैं अगर एक मैग्नेटिक कंपास ले लेता हूं, एक मैग्नेटिक कंपास ले लेता हूं और मैं यहां पर एक सर्किल पे इस मैग्नेटिक कंपास को घुमा देता हूं। मैं अगर इस सर्किल के ऊपर इस मैग्नेटिक कंपास को रखता हूं तो ये कंपास इस तरह से पॉइंट करता है, ठीक है। जब मैं इसको यहां ले आता हूं तो फिर ये इस तरह से पॉइंट करता है, ठीक है। जब यहां ले आता हूं ये इस तरह से पॉइंट करता है, जब उसको यहां ले आता हूं इस तरह से पॉइंट, यानी ये मैग्नेटिक कंपास हमको यहां एक फील्ड दिखा रहा है। एग्रीड? यस सर। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूं कि मैं यहां पर अगर मैं एक मैग्नेट्स को डाल दूं बहुत सारे, तो मैं देखता हूं हर मैग्नेट अपने आप को इस एक काम करते हैं कि एक सरफेस के ऊपर हम सर्कुलर इस पे बहुत सारे मैग्नेट्स को डाल देते हैं जो फ्रीली घूम सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास, और उसको इन दोनों के बीच में कहीं लाके इस तरह से डाल देता हूं। देखता हूं सारा जो है ऐसे करके अलाइन हो जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो वहां बन रहा है। तो अगर मैं इसका फील्ड निकालूं एक्सपेरिमेंटली और मैं इसके ऊपर निकालूं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी, मैं अगर इस पाथ के ऊपर मैं निकालूं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, तो ये मेरा नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि बी है हर जगह पे, बी बन रहा है हर जगह पे, बी जो है बन रहा है, तो बी डॉट डीएल नॉन जीरो आ रहा है। लेकिन करंट किससे पास नहीं हो रहा है? हाँ सर। करंट तो यहां से चला, यहां खत्म हो गया, फिर यहां स्टार्ट हो, यहां तो कोई चार्ज पास ही नहीं हो रहा है, यहां तो कोई चार्ज, यहां से यहां तो कोई चार्ज है नहीं। बट म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, जो करंट इसको पार कर रहा है, इसको पेनिट्रेट कर रहा है, वो जीरो आ रही है। तो आगे कंट्राडिक्शन ना, यस सर। क्यों आई कंट्राडिक्शन? क्यों आई कंट्राडिक्शन? क्यों आई कंट्राडिक्शन? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड तुमको मिल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट नहीं है, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। और जो तुम्हारा एम्पीरियल लॉ वैलिड है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के लिए वैलिड है। जैसे तुम्हारा गॉस लॉ वैलिड है किसके लिए? ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए वैलिड है। जब गॉस लॉ लिखते हैं ई डॉट डी ए फ्लक्स, तो वहां जो ई लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? फील्ड क्रिएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू चार्जेस, नॉट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो तुम्हारा है कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज व्हेन यू राइट इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, ये कंडीशन इसलिए आ रहा है बिकॉज हियर ये चीज जो वैलिड है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर, सो दिस फील्ड, दिस इज द फील्ड ड्यू टू करंट ओनली, फील्ड ड्यू टू करंट ओनली। अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे मैं ये पता कर सकूं कि यहां पर जो फील्ड है वो करंट का फील्ड है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड है, तो मैं देख रहा हूं कि करंट के कारण यहां फील्ड जीरो है। मैं कैलकुलेशन करके निकाल रहा हूं मैथमेटिकली, इसको मैं बड़ा वायर बना सकता हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये सारे करंट मिलकर यहां फील्ड जीरो बना रहे थे। अगर मैं सिर्फ करंट का फील्ड लूं तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, समझ रहे हो ना? लेकिन जब मैं नेट फील्ड ले रहा हूं तो जीरो नहीं आ रहा है। याद रखना, ये जो एम्पीरियल लॉ होता है तुम्हारा बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड या इनसाइड। यहां ये बी जो होता है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस या करंट,
not due to changing electric field. Time varying, not due to time varying electric field. समझ गए? इसलिए हम यहां ये नहीं लिख रहे हैं कि बी नेट, ये नहीं लिख रहे हैं। बी नेट का मतलब क्या हो गया? किसी भी कारण से हो, दो बी है, दोनों का वेक्टर सम, एक पॉइंट पे दो बी है, 2 टेस्ला एंड 3 टेस्ला, 2 टेस्ला एंड 3 टेस्ला, दोनों का वेक्टर सम बन रहा है। इसमें 2 टेस्ला किसके कारण है? ड्यू टू सम करंट फ्लोइंग, और 3 जो है टेस्ला वो क्यों है? ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। तो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 वाले को नहीं लेंगे तब ये इक्वेशन इक्वेट होगा। जैसे हम यहां पर बी नेट नहीं लेंगे, हम यहां बी नेट नहीं लेंगे, हम यहां पर क्या लेंगे? सिर्फ लेंगे चार्ज फोर्स, मतलब फील्ड ड्यू टू किसका? करंट। ठीक, कैसे होता है? अब यहां एक कंट्राडिक्शन आ गया। अब इस कंट्राडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, हम इस कंट्राडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, हम इसको जस्टिफाई कैसे करें? हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें ताकि वो हर केस में एप्लीकेबल हो, चाहे करंट चाहे उसमें सब फील्ड ले लें। तो क्या करेंगे देखते हैं जरा, ठीक है? करें? हाँ, क्या होगा? नहीं समझे? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया सर, सिग्मा अपन। अरे चार्जिंग चल रहा है ना, चार्जिंग हो रहा है ना, ओके सर। फुल्ली चार्ज के बाद खत्म हो जाएगा, अनचार्ज में खत्म था, बट जब तक चार्जिंग हो रहा है धीरे धीरे फील्ड ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब देखो, तो मैं ये कह रहा हूं, अब मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि यहां हो क्या रहा था और इसमें एम्पियर ने क्या सोचा था। एम्पियर का ये था, उसके हम डेराइव भी करते हैं इसको। एम्पियर का ये था कि देखो, जब तुम्हारा ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, जब ये तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, व्हेन योर कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड, व्हेन योर कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड, और इस पे चार्ज ग्रो कर रहा था, इसके अंदर फील्ड जो है ग्रो कर रहा था। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड था जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा था। ठीक है ना? तो अगर तुम इसको देखो, इस लूप को जो तुमने लिया था, जो तुमने यहां पे लूप लिया था, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रहा है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। दिस इज नॉट ड्यू टू दिस करंट। इस करंट का फील्ड नहीं है ये, समझ लो, ये इस करंट का फील्ड नहीं है। नॉट ड्यू टू करंट, नॉट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन वायर, बल्कि बिकॉज है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। एग्रीड? तो इसका अगर तुम लिखना चाहते हो, इसका अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम क्या लिखोगे? अगर तुम इस इंड्यूस्ड, इसको हम नाम दे देते हैं इंड्यूस्ड, टू डिफरेंशिएट, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी इंड्यूस्ड डॉट डीएल ओवर दिस लूप, ओवर दिस एम्पीरियन लूप। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, अभी तक क्या लेते थे तुम? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई ना। यस सर। अब मैं लिख रहा हूं कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डी। जहां आई डी की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, जहां आई डी की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, इसको प्रूव करूंगा, एप्सिलॉन नॉट into rate of change of electrostatic flux, epsilon naught times of, epsilon naught times of, epsilon naught times of rate of change of electric flux through the surface, through the loop। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है समझो। तुम जानते हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स?
इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। यस सर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चूंकि ये ग्रो कर रहा है, चूंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू है, इस मोमेंट पे कोई वैल्यू है, इसके थ्रू इसका एक फ्लक्स है, इसके थ्रू इसका एक फ्लक्स है ना। हाँ सर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा। यस सर। तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को यहां डालेंगे, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसको मैं प्रूव करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट यहां यही वैल्यू क्यों आती है, ठीक है। अब अगर तुम मॉडिफाई करना चाहते हो किसको, एम्पीरियन लॉ को, तो मॉडिफाइड वर्जन क्या होगा समझो। सो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लॉ, ये होगा इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज म्यू नॉट इंटू आई कंडक्शन। आई कंडक्शन मतलब क्या है, जो करंट तुम लेते थे, जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है चार्ज के कारण, प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। यहां आई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका नाम डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम करंट इसलिए दिया गया है क्योंकि करंट का के जैसा लगता है, करंट है नहीं यहां पे, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, वेयर फाई ई इज इक्वल टू क्या, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लूप। अब समझो इस बात को। अब तुम यहां दोनों ले सकते हो। अब मान लो किसी केस में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब किसी केस में मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ नहीं बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ नहीं बदल रहा है। अगर किसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ नहीं बदल रहा है, अगर किसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ नहीं बदल रहा है, इस लूप के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बट वो बदल नहीं रहा है, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो तुम्हारा ये बन जाएगा क्या, एम्पीरियन लॉ। यस सर। यस सर। तो एम्पीरियन लॉ तभी वैलिड होता है, जो हम पढ़ाए थे 12th में लिखाए थे, एम्पीरियन लॉ के लॉ में हम 5-6 पॉइंट्स लिखाए थे कहां का वैलिड होता है। एम्पीरियन लॉ तभी वैलिड होता है जब वहां पर तुम यहां अगर बी ले रहे हो, यहां तुम टोटल बी ले रहे हो, तो ये तभी वैलिड होगा जब वहां पर इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड कांस्टेंट रहे। जीरो होना जरूरी नहीं है, जीरो होना जरूरी नहीं है, बट कांस्टेंट होना जरूरी है। एग्रीड। यस सर। अब यहां देखो, अगर तुम सिर्फ यहां लेते इंड्यूस्ड फील्ड, ये फील्ड क्या है बताओ, ये फील्ड क्या है, ये बेसिकली ये फील्ड दो टाइप का फील्ड है। ये है बी ड्यू टू करंट, बी ड्यू टू करंट, एग्रीड, प्लस बी इंड्यूस्ड, है ना। एक तो ये करंट जो फ्लो कर रहा है वो जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, और दूसरा जो चेंजिंग इलेक्ट्रॉन वो जो फील्ड क्रिएट कर रहा है। अगर तुम सिर्फ बी ड्यू टू करंट डॉट डीएल लेते, अगर तुम बी ड्यू टू करंट डॉट डीएल लेते, आता म्यू नॉट इंटू आईसी। अगर तुम सिर्फ लेते बी इंड्यूस्ड डॉट डीएल, तो आता म्यू नॉट इंटू आईडी। और तुम चूंकि नेट ले रहे हो तो दोनों को डाल दो। एग्रीड। इसको याद रखो, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एक्सप्रेशन है मैं बताऊंगा, और ठीक है। अब समझो डिस्प्लेसमेंट करंट का यही वैल्यू क्यों आता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यही करंट क्यों आता है। और इसको अगर मिला दें, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि एम्पियर के लॉ को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। हाँ बताओ, ध्यान। सर मुझे ये पूछना था कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्यों आई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वैसे में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब वो लूप के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया। लूप के, अगर तुम पढ़ोगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारे सिलेबस में है, जब तुम पढ़ोगे ईएमआई चैप्टर, उसमें एक टॉपिक होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दो टाइप के केसेस, मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यस सर। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपोज करेगा लेंजेज लॉ, लेंजेज लॉ, यस सर। लेंजेज लॉ से निकालते थे। यहां भी तुम लेंजेज लॉ से निकाल सकते हो। ये फ्लक्स को बढ़ा रहा है ना, सर यहां जब फील्ड बढ़ेगा फ्लक्स
बढ़ेगा, ये क्या चाहेगा? उसको अपोज करना चाहे ना, अपोज करना चाहेगा। अपोज करना चाहेगा तो ये क्या चाहेगा? मतलब वो एक तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन ही वो है कि जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो वो क्या चाहेगा? उसको अपोज करना। यहाँ वही चीज होता है, अगर तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा उसको अपोज करना। तो उससे हम कर लेते हैं, पहले हम इसको बता देते हैं। अब देखो मान लो मेरे पास एक वॉल्यूम है, कोई एक वॉल्यूम है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई एक वॉल्यूम है, कोई एक अननोन सा एक ब्लैक बॉक्स है, कुछ है, मेरे पास कोई चीज है, उसमें क्या हो रहा है समझो। कहां से ये डिस्प्लेसमेंट करंट जन्मा और क्यों हम इसको यही वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक वॉल्यूम है इस टाइप से, ये एक वॉल्यूम है, कहीं स्पेस में कोई वॉल्यूम है, इसमें इधर से क्या हो रहा है? करंट एंटर कर रहा है और कुछ करंट इसमें से निकल भी रहा है, समझ रहे हो। जनरली क्या होता है, अरे न्यूट्रल है, चार्ज कंजर्वेशन, जितना आएगा उतना जाएगा, ये ना। बट मान लो ऐसा है कि यहां पे I1 आ रहा है और I2 जा रहा है, I1 और I2 सेम नहीं है, इमेजिन करो, ठीक है। मान लो I1 इज ग्रेटर देन I2, दिस इज कैसे होता है? क्या चीज? मतलब ऐसा कौन से केसेस में होता है कि करंट जो आ रहा है और जा रहा है equal नहीं होता? कैपेसिटर का प्लेट आ रहा है, जा तो रहा ही नहीं, सर जब दूसरे एंड से निकलता है तब तो जाता दूसरे प्लेट को ले लो, एक प्लेट को लो, हम एक प्लेट की बात कर रहे हैं, दोनों की नहीं। है। तो वो करंट कहाँ जाता है फिर? बता रहे कहा जाता है ना, यहां आया और यहां से निकला, आया ज्यादा निकला कम, तो चार्ज यहां जमा होगा ना, हाँ सर, तो चार्ज जमा होगा तो फील्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। फील्ड बढ़ेगा तो कुछ तो होगा। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम गॉसियन लॉ लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं? हम यहां पे इसके जस्ट बाहर एक सरफेस ले लेते हैं, हम इस वॉल्यूम के जस्ट बाहर यहां एक सरफेस ले लेते हैं, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसमें लगाते हैं गॉस लॉ, तो क्या लिखेंगे? इसमें अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ ई, इन सारे पॉइंट्स पे जो ई है यही ना, डॉट डी ए, इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स हाँ सर। इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू इनसाइड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फाइव। सही है, हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी क्यू इनसाइड बाय डी टी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइव बाय डी टी। सही है, बट ये कितना है बताओ? स्मॉल टाइम dt में dq कितना बढ़ा, तो स्मॉल टाइम dt में dq जो होगा, इसके अंदर जो चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि देखो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज को हम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फील्ड से रिलेट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना भाई। एक पर्टिकुलर चार्ज पे एक पर्टिकुलर फील्ड था, एक पर्टिकुलर चार्ज पे एक पर्टिकुलर फील्ड था, एक पर्टिकुलर फ्लक्स था। अगर वो चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा ना। अगर चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। हम इस dq को लिख सकते हैं I1 dt माइनस I2 dt। यस सर। तो यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं? dq बाय dt को I1 माइनस I2। समझ रहे हो ना? तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि जिसकी तुम बात कर रहे हो गया कहां? आया I1, निकला I2। हम जानना चाहते थे ना कि I1 एंटर किया, I2 निकला, बाकी गया कहां? यही है ना। इसको तुम क्या मान सकते हो? इसको तुम मान सकते हो यही वो मिसिंग चीज है।
आया 10 एम्पियर, गया 8 एम्पियर। तुम बोल रहे हो सर बाकी 4 कहां गया? तो तुम यही जानना चाह रहे थे ना कि I1 माइनस I2 कितना है। अगर हम ये कहें, सोचो, अगर हम ये कहें कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस दिस थिंग, तो क्या कंजर्वेशन लग गया? हाँ लगा सर। लगा ना? यस सर। हाँ इसका मतलब क्या हो गया कि जितना आया उतना गया, बट जितना आया वो कन्वेंशनल था और जो गया वो एक तो कंडक्शन करंट था, दूसरा कुछ और था। है तो करंट के ही जैसा डायमेंशनली, बट उसको डालने से मेरा कंजर्वेशन लॉ वैलिड हो रहा है। हाँ सर। इसको बोलेंगे आईडी। तो हम क्या कहेंगे? द सम ऑफ कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज कंजर्व। याद रखना, द सम ऑफ कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट इज कंजर्व। हो सकता है किसी केस में कन्वेंशनल करंट कंजर्व ना भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट कंजर्व ना भी हो, बट दोनों का सम टोटल हमेशा कंजर्व होगा, इवन वहां पे जहां पे चार्ज एक्यूमुलेट, या हमने क्या कहा था, हमने जब पढ़ा था किरचॉफ का पहला लॉ, क्या बोलते हैं उसको? जंक्शन लॉ। KVL। उसमें क्या बोलते थे? द अमाउंट ऑफ करंट चार्ज कमिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज गोइंग। यस सर। सही। क्योंकि हमने वहां पर, वो इसका स्पेशल केस है, ये उसका भी सुपर केस है। ये समझ रहे हो ना? अगर कहीं चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, लेकिन अगर चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, दोनों केस में हम कह सकते हैं सम ऑफ आई कन्वेंशनल प्लस आई डिस्प्लेसमेंट इज कंजर्व्ड इन ऑल केसेस whether the charge is constant in a volume or charge is variable in that volume। होगा? यस सर। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी तुमको याद रखना है। तो वही यहां पे हो रहा था। तो आई डी जो है, तो तुम ये जो बोल रहे थे, ये प्लेट है, यहां ये करंट आया, यहां से करंट गया, यही ना? यस सर। हमने कहा कि यहां से करंट निकला कितना? आई डी। यहां पहुंचा कितना? आईडी। हो गया ना कंटिन्यूटी मेंटेन? यस सर। यहां जितना आया उतना गया, यहां जितना गया उतना गया। इस प्लेट पे आया आई, निकला आईडी, इस पे आया आईडी, गया आई, क्योंकि यहां चार्ज जमा हो रहा है, यहां से चार्ज का लॉस हो रहा है, यही ना? हाँ सर। तुम्हारा चीज तो जस्टिफाई हो गया ना? सर एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। सर ऐसा क्या फिनोमेना हो रहा है कि वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गया? ऐसा क्या फेनोमेना होता है कि वहां चार्ज एक्यूमुलेट? होने लगा, मतलब चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, इससे करंट इंक्रीज हुआ। देखो, चार्ज एक्यूमुलेट तब होता है जब किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक जाना होता है। यहां तुमने एक बैटरी लगाया था ना, कैपेसिटर में एक बैटरी लगाया था ना, हाँ सर। बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है ना? यस तो सर। अल्टीमेटली इसको तो आना है, एक प्लेट को आना है नेगेटिव प्लेट के साथ इक्वी पोटेंशियल, एक को आना है पॉजिटिव के साथ इक्वी पोटेंशियल, ठीक है ना? हाँ सर। तो वहां तक तो उसको चार्ज चाहिए ना, जब तक वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, अनचार्ज है, और ये मेरे पास एक 10 वोल्ट का बैटरी है। मैंने इसको जोड़ दिया, शुरू में ये जीरो था, ये जीरो था, ये जीरो था, ये 10 था। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? छोड़ो इसको, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 10 ना? यस सर। तो इसके क्रॉस भी 10 चाहिए ना? सही है सर। कैसे आएगा? कैसे आएगा? चार्ज लेगा तब ना? चार्ज लेगा तब। चार्ज लेगा तब ना? तो ये चार्ज लेगा, तब तक चार्ज लेगा तब जब तक इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एग्रीड? हाँ सर। उसी तरह से ये मान लो मेरे पास एक स्फेयर है और ये 10 वोल्ट के पोटेंशियल पे है, और ये अर्थ है, इसका पोटेंशियल कितना है? 0। हाँ सर। मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? दोनों का इक्वी पोटेंशियल बनना है ना? हाँ सर। तो यहां से चार्ज फ्लो करेगा ना? हाँ सर। तो जैसे यहां से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो ये बताओ, इस स्फेयर पे बताओ, इस पे चार्ज कंजर्वेशन लगेगा? अब नहीं सर। इस पे नहीं लगेगा ना, कि जो चार्ज, इससे सिर्फ चार्ज निकल रहा है ना,
लेकिन अगर तुम इसका कंडक्शन करंट निकाल दो और आई निकाल दो तो दोनों इक्वल आएगा। तुमको यहां क्या मिलेगा, तुमको यहां पर फ्लक्स घट रहा होगा ना, प्लस घट रहा है सर। तो तुमको लगेगा यहां से कंडक्शन करंट आ रहा है, यहां से एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है और यहां से आईसी जा रहा है, करके देखना वही आता है। सर मतलब जो आपने वॉल्यूम लिया है वो कैपेसिटर का प्लेट करता है। कौन सा वॉल्यूम? ये यस सर। नहीं, ये तो समझो एक किस्म का एक मतलब कोई भी वॉल्यूम है, पूरे मतलब मैटर का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये है। इसमें इधर से कहीं कहीं से फील्ड आ रहा है और कहीं कहीं से निकल रहा है। सर ये जो वॉल्यूम है वो भी तो कैपेसिटर की प्लेट जैसा ही काम कर रहा है ना। हाँ, मतलब कैपेसिटर की प्लेट इस वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम तो जनरल मैंने लिया है, कैपेसिटर की प्लेट उस वॉल्यूम जैसा काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी सरफेस, कोई भी कंडक्टर, कोई मटेरियल जहां पे फील्ड आ भी रहा है और जा भी रहा है, जहां पे क्या बोलेंगे, जहां पे करंट आ भी रहा है और जाए, लेकिन इक्वली अनइक्वल। अगर करंट का आना और जाना इक्वल रेट से है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा ना, अग्री सर। क्योंकि ये टर्म हो जाएगा जीरो, डीक्यू हो जाएगा जीरो। ठीक है, हाँ। सर ये डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या बेसिकली? डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? करंट क्या, पहले सो बताओ। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, थियोरेटिकली क्या समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिवली समझ सकते हैं सर। समझ सकते हैं, बता रहा हूँ। सर तो हाइपोथेटिकल नहीं है क्या? हाइपोथेटिकल तो नहीं है, हाइपोथेटिकल है ना सर ये तो। हाइपोथेटिकल तो नहीं है। तो कैसे समझेंगे सर उसको थियोरेटिकली ना हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल नहीं है। देखो, करंट का हम लोग का जो परसेप्शन है वो इस पर है कि हम लोग समझते हैं कि चार्ज ही फ्लो कर रहा है। हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, वैसे तो अगर हम इस बात को मान लें कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में चार्ज कंजर्व नहीं है, मतलब करंट कंजर्व नहीं है, आना और जाना बराबर नहीं है, ठीक है, आ रहा है और जा रहा है, यस सर। तुम इस पे वो ना करो कि भाई ऐसा है कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तब तो ठीक है, तब तो हमको कोई उसकी जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम ये कहो कि सर हमको कंजर्व तो कराना है, कुछ तो है जो कंजर्व कराना है, हमको कंजर्वेशन तो लगाना है सर। हमको सर ये बताओ कि सर ये कैपेसिटर का प्लेट है, इस पे जो है जितना आ रहा है उतना जा रहा है, मतलब सर ये बताओ यहाँ करंट खत्म हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ जो ब्रेक था ना, हाँ सर। उस मिसिंग लिंक को भरना है। या तुम एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे कोई करंट नहीं है, एक ऐसी जगह पे जहां कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है और वहां मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है, बिना किसी करंट के, बिना किसी मैग्नेट के, एक जगह तुम यहां रखे हो, स्पेस में हो, या कहीं ऐसे जगह हो जहां ना कोई मैग्नेट है, ना कोई करंट है, ना कोई चार्ज है, बट वहां पे तुम्हारा मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ना। सर ऐसा बोल सकते हैं कि हमें हमारे जो कंजर्वेशन के लॉज हैं वो जस्टिफाई करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट को लाना पड़ा। हाँ, ये कह सकते हैं, वही बताइए। बेसिकली तुम एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ सकते थे कि सर ये बताओ कि यहां पर I1 आया और यहां I2 गया, 10 एम्पियर आया और 8 एम्पियर गया, तो तुम एक तो ये बोल सकते थे कि सर हम समझ गए 2 एम्पियर यहां जमा हो रहा है, 2 एम्पियर यहां जमा हो रहा है। दूसरा तुम ये बोल सकते थे नहीं सर, मुझे तो कंजर्वेशन लगाना है कि 8 आया, 10 आया, 8 गया, तो 2 भी किसी और फॉर्म में गया, तो उस फॉर्म को बोलेंगे, उस डिफरेंस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। या यूं समझो ये जो मिसिंग था ना, ये मिसिंग इक्वल टू समथिंग आता है, इस समथिंग को क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं, ठीक है। हीट लॉस जैसे होता है वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। हाँ, कह सकते हो कि हीट लॉस जैसे होता है। मतलब कहने का है कि मान लो तुमने कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड हुआ हाफ CV स्क्वायर, बाकी कहाँ गया पता नहीं है, तो क्या बोलते हैं? हीट लॉस में हमको दे देते हैं, वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट को वैसे थियोरेटिकली बता देते हैं। हाँ, थ्योरेटिकल बता सकते हैं, ठीक है, चलो। सर, हाँ सर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है हाँ सर वो
प्लेट्स के बीच में लॉस हुआ है, दो प्लेट्स के बीच में। ठीक है, प्लेट्स के बीच में है ना कि डिस्प्लेसमेंट करंट वो होता है जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम, तो थ्योरेटिकली डिफाइन ही करना है। हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, हाँ, एक्यूमुलेशन और लॉस ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, करेक्ट, ये बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं। हाँ, या तो गेन पर यूनिट टाइम या लॉस पर यूनिट टाइम। सर गेन कहाँ पे होगा अगर गेन है तो? गेन सर अगर गेन ऑफ चार्ज है तो वो कहाँ पे गेन होगा? वो हो तो रहा है वॉल्यूम में ना। यहाँ क्या हो रहा था, I1 was greater than I2, सही है ना? यस सर। तो I1 minus I2 was the rate of gain of charge in the volume. ओके सर। नहीं सर, वो बोल रही है कि अगर जैसे कैपेसिटर में हमने देखा कि चार्ज डिक्रीज हो गया, ठीक है, चार्ज डिक्रीज नहीं हुआ तो करंट आया, कैपेसिटर में चार्ज, कैपेसिटर नहीं जितना करंट आया। देखो तुम लोग ज्यादा सवाल मत करो, ठीक है? अभी मैं एक बस 4 लिख रहा हूँ इक्वेशन, एक प्रूफ और है जो कि छूट गया, खैर उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, इसीलिए वो तो हम छोड़ देंगे। बट 4 इक्वेशन जो मैक्सवेल के होते हैं जिसको हम पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से डिफाइन करते हैं, वो हम लिख रहे हैं और फिर तुम बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ 4 लॉ होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, क्या बोलते हैं इसको बहुत अच्छा नाम देते हैं। 4 फंडामेंटल इक्वेशंस, 4 फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मेरे ख्याल से मैंने ये नोट शेयर किया है एस वर्मा के ईएम वेव्स के। सर आपने आपके नोट्स शेयर किए? ईएम वेव्स का मैंने इसका पेज ही किया होगा शेयर, फोटो खींच के। ओके उसमें सब कुछ है, उसी से मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, तुम लोग उसको रेफर कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चन मैंने पूरा कवर कर दिया है। देख लो, इसमें 4 इक्वेशन होते हैं। क्या होता है? एक होता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? दूसरा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तीसरा को बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चौथा मैक्सवेल एम्पियर लॉ। क्या बोलते हैं? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ मतलब क्या है? मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एग्रीड? यस सर। ये होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एग्रीड? यस सर। यहां पर सिर्फ लोगे ओनली ड्यू टू फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओनली। यहां क्या लोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओनली, नॉट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है? यस सर। ये नहीं लोगे। यहां पे मैग्नेटिज्म में तुम जानते हो कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, डाइपोल करते हैं, हाँ। कभी भी सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा नॉर्थ और साउथ दोनों मिलेगा। तो यहां पे तो सिर्फ प्लस चार्ज मिल सकता, सिर्फ माइनस मिल सकता था। तो बिकॉज यहां मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 आएगा। जहां भी कोई छोटा सा भी लोगे मैग्नेट, तो नॉर्थ और साउथ दोनों आएगा। जब भी कोई एक छोटा सा करंट भी ऐसे घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो उसका एक साइड ऐसे इस तरह बनता है, प्लस और माइनस बनता है ना। हाँ सर। ये हो गया दूसरा। तीसरा ये होता है डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेट। ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, सही है ना? ये होता है माइनस, ये होता है इंटीग्रल ऑफ ई इंड्यूस्ड
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, ये ना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फैराडेज लॉ। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, वेर फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीए। एग्रीड? एम्पियर मैक्सवेल लॉ, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, where I displacement is equal to epsilon naught times of d phi e by dt, rate of change of this flux, and that is equal to, तो पता है phi e कितना होता है, ये होता है कितना e इंटू dl, सही है ना? ये 4 इक्वेशन होता है। अब एक बात गौर करो, अगर वैक्यूम है, इफ वैक्यूम, तो ये क्या हो जाएगा? तो अगर वैक्यूम है तो क्या हो जाएगा? अगर वैक्यूम है तो क्या हो जाएगा? अगर वैक्यूम है तो ये मॉडिफाई होगा। अगर वैक्यूम है देयरफॉर नो चार्ज, वैक्यूम में कोई चार्ज नहीं होता है ना। चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो मैटर पे करेगा। ऐसा हो सकता है कि मास हो चार्ज ना हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज हो और मास ना हो। तो जहां वैक्यूम है वहां तो मैटर ही नहीं है, तो जो मैटर नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज नहीं होगा तो तुम्हारा कंडक्शन करंट वहां क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहां आईसी हो जाएगा जीरो। जहां चार्ज, जहां मैटर नहीं है वहां कोई फ्लो ही नहीं कर रहा है, कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो वहां पर ये इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बन जाता है वैक्यूम में? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, एम्पीरियन लॉ, वहां पे क्या आता है? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया जीरो। आई कंडक्शन कितना हो गया? जीरो। तो यह म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होगा। अगर पूछता है एम्पीरियन लॉ किस केस में? वैक्यूम में, तो सिर्फ तुमको क्या करना? आईसी जीरो। अब क्वेश्चंस कैसा होता है देखो, पूरी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, तुम कोई बना सकते हो। पेज 337 एससी वर्मा, क्वेश्चन 1 कह रहा है दो कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हैं, आप एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, उसकी प्लेट एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है, और आप इसको चार्ज कर रहे हैं। कहता है तुम क्या कर रहे हो, इसके बीच में कहीं पर एक छोटा सा रिंग ले लेते हो ऐसे, जिसकी एरिया कितनी है? a/2, जिसकी एरिया कितनी है? a/2, उसके प्लेन के पैरेलल। तो क्या बताया है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस एरिया, इस एरिया के थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का पहले तुमको फॉर्मूला लिखना है। क्या है फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट करंट हालांकि सिलेबस में नहीं है इसीलिए सेक्शन बी में आएगा, लेकिन सेक्शन बी में चॉइस रहेंगे बेटर है। एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। एग्रीड? अब फाई निकाल लेते हैं। इसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, तो बताओ अगर यहां पर चार्ज Q है, क्या दिया है? जिस समय चार्ज, हाँ जिस समय यहां चार्ज Q है, यहां माइनस Q मान लिया, यहां Q है, यहां माइनस Q है, चार्जिंग हो रहा है अभी। तो बताओ फील्ड कितना है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, सही है? जिस समय यहां इंस्टेंटेनियस चार्ज Q है, जिस समय यहां इंस्टेंटेनियस चार्ज Q है, उस समय यहां फील्ड कितना होगा? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, यही होगा फ्लक्स। तो देखो तो क्या आ गया? ये होगा a/2 ना। तो कितना आ गया बताओ? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से बता रहा हूं, तुमको एक प्लेट को चार्ज किया जा रहा है और तुमने यहां एक रिंग ले लिया है, तुमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। पहले फाई हो जाएगा, अगर यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज माइनस Q है, तो यहां फील्ड की अभी मैग्नीट्यूड कितनी है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट।
ये फील्ड की मैग्नीट्यूड है, एग्रीड? Agreed, sir. तो बट इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है ना, इनटू a/2। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या आ गया, इस रिंग के थ्रू फ्लक्स कितना आ गया बताओ, q बाय Equal to epsilon naught. 2 एप्सिलॉन नॉट। तो तुमसे क्या निकालेंगे कहा गया है, तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी ना। हाँ, sir. तो क्या लिख दोगे बताओ, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई का वैल्यू क्या आ रहा है, ये हो जाएगा हाफ इंटू डी क्यू बाई डी टी होगा। Yes, sir. समझ रहे हो ना, यहां से हमको क्या आ गया, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इज क्यू बाई 2 ना। तो कितना आ गया, आई बाई 2 ना। हाँ सर। अगर यहां करंट फ्लो कर रहा है कितना, अगर यहां करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट करनी कितनी है, आई बाई 2। इसके थ्रू क्या होती, आई होती। वो तो कर सकते हो, सारा क्वेश्चन अगर देख जाओ, जो भी नहीं बनेगा हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन देखो ना देखो मुझे मतलब नहीं है। मेंस का पूरा 19-20 4 सिटिंग 4 बार हुए थे, पिछले बार साल भी 2 बार, इस साल भी 2 बार। 19 और 20 वर्कबुक से नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। 19 और 20 के सारे क्वेश्चन तुमको बनाने होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में हम वो सारे क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करके डिस्कस करेंगे।